चलिए बच्चों, आज के हम इस सेशन में देखते हैं कक्षा 7वीं सीजी बोर्ड का अध्याय 1 संख्या पुनरावृत्ति। संख्या पुनरावृत्ति में क्या है, जो हम पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं, जो 6वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा इसमें रिवीजन दिया हुआ है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है, उस सारी चीजों का इसमें डिटेल जो है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके हमको याद रखने के लिए दिया हुआ है कि हम उन संख्याओं के बारे में ना भूलें। तो हमारा आज का सिलेबस में दिया हुआ है संख्याओं की पुनरावृत्ति। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के ऊपर मैंने 6वीं क्लास के लिए एक वीडियो बना रखा है, जिसको आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक जो दिया हुआ है उससे। वो प्राकृतिक संख्या क्या होता है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु को जब गिनते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई उंगली है, उंगली को अगर हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 करके हम गिनते हैं। मतलब हम शुरू कहां से करते हैं, 1 से, और इसकी गिनने की लिमिट जो है वो बंद नहीं होती है, हम अनंत तक गिन सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है उसका कोई लिमिट नहीं होती, उसके बंधन नहीं होती, अनंत तक होती है। शुरू कहां से होता है, 1 से। इसको कैपिटल एन से दर्शाया जाता है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने 6वीं कक्षा के वीडियो में बता चुका है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या के गुण के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के गुण, प्राकृतिक संख्या का गुण, पहला नंबर का गुण क्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने से एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है, ये उसका पहला गुण है। क्या होता है, जब भी कोई दो प्राकृतिक संख्या, जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या हम ले लेते हैं 3 धन 4, 3 धन 4 आने लिखने के बाद क्या हो जाए, जोड़ दें इसको, तो क्या आएगा, हमेशा यहां पर देखते हैं 3 धन 4 बराबर क्या आया, 7। तो ये 7 जो है इस प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में आता है। प्राकृतिक संख्या की जो लिस्ट है उसमें ये 7 जो है वो शामिल है। मतलब हमें दो प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने से एक नया प्राकृतिक संख्या मिला, ये उसका पहला गुण है। उसके बाद क्या लिखता है, गुना करने से भी कहा, यदि मान लीजिए 3 गुना 4 करें तो कितना आएगा, 12। 12 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या का पहला गुण में क्या आया, दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने से वो जो है, जो गुणनफल या योगफल जो प्राप्त होता है, वो जो है भी प्राकृतिक संख्या ही होता है। याद रखिएगा, समझ में आया ये। क्या देखें, देख लीजिए फिर से, यहाँ 3 एक प्राकृतिक संख्या से लिए, 4 को भी हम एक प्राकृतिक संख्या से लिए। आगे इसको, आगे हम इस क्रम को मैं बढ़ा देता हूं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, समझने के लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना। यहाँ हो जाएगा 19, ये 20, ऐसा डॉट 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 करके अनंत तक है। अब देखो, एक प्राकृतिक संख्या मैंने यहां से उठाया 3, दूसरा प्राकृतिक संख्या उठाया 4। इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम जोड़े तो एक क्या अंक मिला हमको, 7 मिला। तो 7 जो है भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो नियम इसका गुण क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या के गुण ये कहता है, पहला नंबर का गुण ये कहा कि यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें, दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें तो एक नया प्राकृतिक संख्या मिल जाता है, यानी कि जो मिलता है वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होता है, ऐसा उसने गुण बताया। तो उसके हिसाब से हम देखें तो एक प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहा है तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही मिल रहा है। उसी प्रकार से ये दोनों प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम गुणा कर दें तो ये जो संख्या मिला ये भी प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में आता है। ध्यान से देखिए, ये एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, इन दोनों को हम गुणा किए कितना आया, 12। तो 12 जो है वो प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में आता है। यानी कि पहला गुण जो के हिसाब से कहता है कि इसको दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से या गुणा करने से हमें एक प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर का गुण क्या कहता है, बुक में दिया हुआ है, हम नंबर का गुण क्या दिया हुआ है, घटा दें या दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग दें तो वहां पर हमेशा ही प्राकृतिक संख्या मिलेगा, ये नहीं कहता। उसका गुण यही कह रहा है कि ये हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। कब की बात है ये, जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 4 ऋण 3 किया तो क्या मिला, 1।
तो 4 एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है। इन दोनों को यदि हम घटाएंगे तो क्या मिला, एक जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या में आता है। तो ये प्राकृत संख्या यहां पर मिला, तो यहां लिख देंगे हम प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है ये, प्राकृत संख्या। चलिए इसी को अब हम पलट देते हैं, 3 ऋण 4 कर देते हैं, यानी कि 3 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये उत्तर 1। और ऋण 1 क्या है, ऋण 1 हमारे प्राकृत संख्या के श्रेणी में कहीं भी नहीं है, देख लीजिए ऋण 1 नहीं है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आया, दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर ऋण 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो नियम के अनुसार क्या कहा कि दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर हमेशा ही प्राकृत संख्या मिलेगा, ये नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, नियम यही कहा कि दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर हमें हमेशा प्राकृत संख्या मिलता है, ये उसने कहा। हमें हमेशा प्राकृत संख्या नहीं मिलता, जैसे कि इसमें इसी संख्या को घटाएं तो प्राकृत संख्या मिला, और इन्हीं दोनों संख्याओं को बदल दिए तो आपस में घटाया तो क्या आया, ये प्राकृत संख्या नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। उसी प्रकार से दो प्राकृत संख्याओं को यदि हम भाग देते हैं, दो प्राकृत संख्याओं को हमेशा हम भाग देंगे तो भाग देने पर भी हमेशा ही हमें प्राकृत संख्या मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने लिया, क्या लिया, 12/4। 12/4 करेंगे तो क्या आएगा, भाग करने पर आएगा 3। 12 एक प्राकृत संख्या है, 4 भी एक प्राकृत संख्या है, तो इन दोनों को भाग किए तो क्या आया, 3। जो 3 जो है वो भी प्राकृत संख्या में है, तो यहां पर प्राकृत तो आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी संख्या को हम पलट देते हैं, 4/12 कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर 1/3, जो कि 1/3 जो है हमारे इस प्राकृत संख्या की श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्राकृत नहीं। ठीक है, तो इसका दूसरा नियम समझ में आया। पहला नियम क्या कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही मिलेगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को घटा दें या भाग कर दें तो हमेशा ही प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा, ये उस दूसरा नियम कहता है। ठीक है, विनिमय का नियम उपयोग में आता है, मतलब ये वही चीज बताया जहां पर कि 3 धन 4 करने से क्या आएगा, 7, और 4 धन 3 करेंगे तो भी क्या आएगा, 7। मतलब इन दोनों के क्रम को आगे पीछे कर दो तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये तीसरा नंबर का नियम कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं को यदि हम जोड़ रहे हैं तो उसको कितना आ गया यहाँ पर, जैसे कि ये 3 धन 4 करने से क्या आया, 7। यहीं पर हम 4 धन 3 करेंगे, पलट दें, 4 धन 3 करें तो भी कितना आएगा, 7। यानी कि उसके क्रम को बदल देने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। आगे हम इस नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 3 गुना 4 करने से क्या होता है, 12, और 4 गुना 3 करने से भी कितना आता है, 12। तो इसको इस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन प्राकृत संख्याओं के जो घटाने या भाग करने पर ये जो है क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता, मतलब उत्तर जो है वो एक जैसा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही पर देख लीजिए, 4 में से 3 घटाया तो 1 आया था, क्रम को बदल दिए, 3 को आगे किया, 4 को पीछे किया तो क्या आ गया, उत्तर ऋण 1 आ गया, उत्तर एक जैसा नहीं आया, मतलब ये क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। इन नियमों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। चलिए अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे कि ये पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या से ही मिला जुला संख्या है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ अंतर है तो जीरो का ही अंतर है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और ज्यों का त्यों जो प्राकृत संख्या है उसको यहाँ पर लिख दो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके अनंत तक। इसको कैपिटल W से दर्शाया जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी, बात वही है कि जब प्राकृत संख्या का आविष्कार हो गया था
तब हमारे पास कुछ भी नहीं है चीज को बताने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, गणितज्ञों ने सोचा कि अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि बताने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो उसके लिए हमने क्या चीज का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया। उस जीरो को जो है प्राकृतिक संख्या के साथ मिला दिया। तब उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अब ये संख्या जो है वो पूरा हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। जो हम जितने भी संख्या जानते हैं वो सारी संख्या जो है वो पूर्ण हो गया, ऐसा करके उसने माना। तो वो जो है उसका नाम क्या रख दिया, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीरो। और पूर्ण संख्या की सबसे अधिकतम इकाई होती है अनंत। इसमें भी लिमिट नहीं होती, इसके भी लिमिट जो है अनंत तक जाती है। ठीक है। पूर्ण संख्या के गुण जो है वो सेम प्राकृतिक संख्या के गुण पर ही एक जैसा ही है। जैसे प्राकृतिक संख्या में जो जो गुण आता है वही जो है वो पूर्ण संख्या के गुण के लिए भी लागू होता है। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या का आविष्कार कैसे हुआ। पूर्णांक संख्या का आविष्कार इस प्रकार से हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको जो है 10 रुपए दे दिया। ठीक है, आपको 10 रुपए दिया, आपने मुझे जो है 5 रुपए लौटा दिए। तो आपके पास कितना है, 5 रुपया बचा हुआ है, यानी कि आप 5 रुपया ऋण में हो। तो उस ऋण वाली चीजों को दर्शाने के लिए अब किसका आविष्कार किया, पूर्णांक संख्या का आविष्कार किया। तो वहां पर अभी तक के हम जितने भी पढ़े थे वो धनात्मक के लिए पढ़े थे। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ऋण वाले भी संख्याएं जुड़ गई, यानी कि ऋण अनंत से लेकर के जीरो होते हुए कहां तक जाएगा, धन अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं होती है, यानी -1, -2, -3, -4, -5, इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके ये पूरी संख्याएं जो होती है, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा, ऋण अनंत से लेकर के धन अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं होती है वो जो है वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है। तो पूर्णांक संख्या में पूरे ऋण वाले भी शामिल किया गया, धन वालों को भी शामिल किया गया। मतलब पूर्णांक संख्या में क्या क्या हो गया, इस प्रकार से जो हम ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ को समझें। नेचुरल नंबर का लिमिट कहां तक है, 1 से लेकर के 1 2 3 होते हुए कहां तक जाता है, धन अनंत तक जाता है। होल नंबर कहां तक जाता है, होल नंबर जो है वो 0 से होते हुए 0 1 2 3 होते हुए कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। और जो इंटीजर, जिसको इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या, इस पूर्णांक संख्या का जो है वो कहां से आता है, ऋण अनंत से होते हुए 0 होते हुए कहां तक बढ़ेगा, धन अनंत तक के जाता है। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। क्लियर है। अच्छा, इस ऋण वाले में आप लोग को ये छोटा बड़ा समझ में आता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ऋण 4 और ऋण 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ऋण 4 और ऋण 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें ऋण 2 बड़ी है। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 4 दिख रहा है तो 4 बड़ी है 2 छोटी है, ऐसा नहीं है। ऋण वाला की मामला है, ऋण मतलब होता है उधारी, उधारी की मामला है। जब हम कोई चीज जो है ज्यादा मात्रा में उधारी लेंगे तो हम कम उधारी लेने वाले से हम जो है वो गरीब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे मैं कहूं ऋण 7 और ऋण 5 में कौन बड़ी है। ठीक है, ऋण 7 और ऋण 5 में कौन बड़ी है। तो इस चीज को हम सीधे सीधे अपनी बोलचाल की भाषा, अपने व्यवहारिक पर हम जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो है राम और श्याम जो है दोनों ने किसी दुकानदार के पास, एक जने ने 7 रुपए का उधारी किया और एक जने जो है वो 5 रुपए का उधारी किया। एक दुकानदार के पास एक जने राम जो है वो जो है दुकानदार के पास 7 रुपए उधारी करके आया और श्याम जो है वो 5 रुपए उधारी करके आया। चलिए अब इस उधारी को वो जो है जमा करेंगे, देना तो पड़ेगा, उधारी की बात है मतलब देना पड़ेगा। तो अब ये राम और श्याम जो है दोनों किसी काम पर गए। काम पर जाने से उसको 10 रुपए मिला। कितना रुपए मिला, काम करने पर गए 10 रुपए वो कमा कर लाए। 10 रुपए कमा कर लाने के बाद ये जो है दुकानदार के पास 10 रुपए जमा किए, ये भी जो है वो दुकानदार के पास 10 रुपए जमा किए। दुकानदार जो है राम को कितना रुपए लौटाएगा, 7 रुपए उसका उधारी था, 10 रुपए वो जमा किए, कितना रुपए लौटाएगा, 3 रुपए लौटाएगा। श्याम जो है वो 5 रुपए उधारी किया था, 10 रुपए लौटाएगा,
तो कितना रुपया बचेगा उसके पास, 5 रुपया बचेगा। अब देखिए जो है श्याम के पास 5 रुपया बचा हुआ है और राम के पास कितना रुपया बचा हुआ है, 3 रुपए। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, श्याम जो है बड़ा हो गया, क्योंकि ये ज्यादा पैसा बचा के रखा और ये जो है वो कम पैसा बचा के रखा। मतलब जो ज्यादा उधारी करने वाला जो है कम उधारी करने वाले से छोटा होता है, ये याद रखिएगा। ज्यादा उधारी करने वाले जो है वो जो है कम उधारी करने वाले से क्या होता है, छोटा होता है। याद रखना, जिस कोई भी कितने भी बड़ा जो है, कितने बड़ा जो अंक है उसके सामने यदि ऋण चिन्ह लगा है तो वो छोटे अंक में भी ऋण लगा है, तो दोनों में ऋण लगा है तो याद रखिएगा जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऋण 100 लिखा है, ऋण 100 और ऋण 2 की बात करें तो ऋण 100 और ऋण 2 में कौन बड़ा होगा, तो याद रखिएगा हमेशा ऋण 2 ही बड़ा होगा, ये ऋण 100 है। क्लियर है ये बात, इस चीज में कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम योग का संवरक नियम। योग का संवरक नियम किसके लिए देखेंगे, प्राकृत संख्या के लिए देखते हैं। इसी प्रकार से क्रम चलेगा, प्राकृत संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए हम योग का संवरक सारी चीजों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा योग का संवरक नियम। संवरक नियम होता क्या है, संवरक नियम का मतलब यह है कि जैसे दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने से एक जो अंक मिलता है वो भी एक प्राकृत संख्या ही होगा, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से जो है वो जो तीसरा जो मिलेगा, जो योगफल मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने से भी एक नया पूर्णांक संख्या मिलता है। ये जैसा होता है उसे हम संवरक नियम के अंतर्गत रखते हैं, उसे संवरक नियम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं दो प्राकृत संख्या लिया, 2 धन 3 बराबर कितना आया, 5। तो ये जो है 5 जो है वो प्राकृत संख्या है, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने से एक प्राकृत संख्या आया, तो ये योग का संवरक नियम को पालन करता है। ठीक है, कौन पालन कर रहा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है योग का संवरक नियम को पालन कर रहा है। उसी प्रकार से क्रम विनिमय नियम चेक कर लेते हैं कि ये जो है प्राकृत संख्या जो है क्रम विनिमय नियम को पालन करता है क्या, विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो है योग का क्रम विनिमय नियम को पालन करता है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए 2 धन 3 बराबर कितना आएगा, 5, और 3 धन 2 बराबर कितना आएगा, 5। यानी कि इसके क्रम को बदल दें, 2 को पहले लिखे 3 को बाद में लिखे, जोड़े तो कितना आया 5, 3 को पहले लिखे 2 को बाद में जोड़े तो कितना आया 5। यानी कि दोनों का उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि प्राकृत संख्या जो है वो क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। किसके लिए, योग के लिए, याद रखना है ना, जोड़ने के लिए ये पालन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पालन करता है, यहां भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, राइट का निशान। आगे क्रम विनिमय के बाद आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम में क्या होगा, योग के साहचर्य नियम के लिए, साहचर्य नियम जब भी आता है तो हम 3 अंकों के लेके चलते हैं, 3 तो प्राकृत संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 धन 3 धन 5। 2 धन 3 धन 5 में क्या करते हैं, पहले 2 अंकों को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा, 3 और 2 5, धन कितना बचा 5, जोड़े तो कितना आया 10। क्लियर है। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, पीछे के 2 अंकों को जोड़ेंगे, 2 धन 3 धन 5। अब पीछे के 2 अंकों पहले जोड़ दिए, बाद में पहले वाले को जोड़िए, तो 2 धन कितना हो जाएगा, ये जोड़ेगा कितना होगा 8, बराबर 8 और 2 कितना हो गया 10। दोनों का उत्तर जो है सेम आया। मतलब ये कि प्राकृत संख्या जो है योग के साहचर्य नियम को पालन करता है। ठीक है, प्राकृत संख्या किन किन नियमों को पालन करता है, ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या जो है योग के संवरक नियम को पालन कर रहा है, योग के साहचर्य नियम को पालन कर रहा है, और योग के क्रम विनिमय नियम को भी पालन कर रहा है, तीनों नियमों को पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं गुणा के लिए। किसके लिए, गुणा के लिए। तो ये प्राकृत संख्या योग के लिए पालन कर रहा है, वैसी जो है गुणा के लिए संवरक नियम को पालन करता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। संवरक नियम, इसमें क्या होगा, जब हम 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक नया प्राकृत संख्या मिलेगा। तो चलिए यही सेम टू सेम 2 गुना 3 ले लेते हैं उदाहरण, तो क्या आया 6,
आ रहा है, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या जो है गुणा के समवर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए, 2 गुना 3 बराबर आता है 6 और 3 गुना 2 करने पर भी आता है 6। देखिए, 2 को पहले रखा, 3 को बाद में रखा, तो गुना किए तो कितना आया 6। 3 को पहले रखा, 2 को बाद में रखा, तो उत्तर आया 6। यानी कि ये जो है दोनों का उत्तर सेम आया। तो ये क्रम विनिमय नियम को भी पालन कर रहा है, किसका, गुणा का। ठीक है, उसके बाद जो है साहचर्य नियम के लिए चेक करते हैं, साहचर्य नियम। ठीक है, तो साहचर्य नियम के लिए जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, चलिए करते हैं। तो 2 गुना 3 गुना 4 बराबर, पहले 2 को गुना करो, तीसरे को बाद में गुना करो, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये गुना में कितना 4 बराबर कितना आया 24। आगे जो है फिर 2 गुना 3 गुना 4 कीजिए, पीछे के 2 अंकों बाद पहले गुना कीजिए, तो 2 गुना 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना आएगा 24। देखिए दोनों का उत्तर जो है सेम आया। मतलब ये जो है प्राकृतिक संख्या गुणा के लिए साहचर्य नियम का भी पालन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए सारणी में देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या किन किन नियमों को पालन करता है। आपके बुक में भी दिया हुआ है सारणी जो है, उस पर आप देख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखें, एक सारणी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ योग संक्रिया, अंतर की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया। योग की संक्रिया में भी 3 नियम है, संवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। अंतर के लिए भी संवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। गुणा के लिए भी संवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। और भाग के लिए भी संवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा जो है, यहाँ पर 3 प्रकार के अंक संख्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है वो योग के संवर्ग नियम को पालन करता है, अभी हमने चेक किया था, तो ये राइट का चिन्ह लगाएंगे ऐसा। प्राकृतिक संख्या जो है वो क्रम विनिमय नियम को भी पालन करता है, तो यहाँ भी राइट लगेगा। प्राकृतिक संख्या जो है साहचर्य नियम यानी कि योग के साहचर्य नियम को भी पालन करता है। क्लियर है, इस चीज को हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं। ठीक है, अंतर के लिए प्राकृतिक संख्या जो है वो हमेशा संवर्ग नियम जो पालन नहीं कर सकता। प्राकृतिक संख्या जो है क्रम विनिमय नियम को भी पालन नहीं करता। अंतर के लिए साहचर्य नियम को भी पालन नहीं करता। वैसे जो है प्राकृतिक संख्या जो है गुणा के संक्रिया को पालन करता है, गुणा के संक्रिया में क्रम विनिमय नियम को भी पालन करता है और गुणा के संक्रिया में साहचर्य नियम को भी पालन करता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है भाग की संक्रिया में संवर्ग नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का भी पालन नहीं करता, साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता। उसी प्रकार से जो पूर्ण संख्या होता है, वो पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के जैसे ही नियम को फॉलो करता है, यानी कि संवर्ग को पालन करेगा, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का साहचर्य को, अंतर एक भी नियम को पालन नहीं करता। उसी के साथ साथ गुणा के तीनों नियम को पालन करता है, लेकिन भाग के तीनों नियमों को पालन नहीं करता। पूर्णांक संख्या कैसा करता है, पूर्णांक संख्या योग के संवर्ग नियम पालन करता है, क्रम विनिमय नियम को भी पालन करता है, साहचर्य नियम को भी पालन करता है और अंतर का भी संवर्ग नियम को पालन करता है, लेकिन अंतर के क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता। अंतर के साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता, लेकिन गुणा के साहचर्य नियम को भी पालन करता है, गुणा के संवर्ग नियम को, गुणा के क्रम विनिमय नियम और गुणा के साहचर्य नियम को पालन करता है। इसके बाद जो है भाग के जो है भाग के संक्रिया कोई भी को पालन नहीं करता। ठीक है, न तो वो संवर्ग को पालन करता है, न तो क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, न ही वो साहचर्य नियम को पालन करता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग जो है एक एक करके वहां पर देखे थे। जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए चेक किए, आप लोग जो है पूर्ण संख्या के लिए भी चेक करोगे, पूर्णांक संख्या के लिए भी चेक करोगे। अपने रफ कॉपी में इस चीज को बना के लाओगे। ठीक है, बना के दिखाओगे क्या चीज, प्राकृतिक संख्या जो है
किसके लिए पालन करता है, कौन कौन से नियम, अंतर के लिए पालन करता है कि नहीं करता है, गुणा के लिए पालन करता है कि नहीं करता है, भाग के लिए करता है कि नहीं करता है, ये सारे डिटेल जो है आप जो है अपने कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, आगे जो है भिन्न के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके।